पूछूं तो कोई बता दीजिए कि व्हाट इज़ द मेटाफिजिक्स। इन लोगों ने कल क्लास ज्वाइन किया था, उस हिसाब से मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, एक्जियोलॉजी और ये सब चीज़ें क्या थी। हम्म। बहुत अच्छा। एस्टेमोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ज्ञान मीमांसा। कोई बताए, उमा शंकर बताइए, व्हाट इज़ द एस्टेमोलॉजी। हम्म। सही है। एस्टेमोलॉजी में मैंने बताया था कि एक प्रकार का मेटा कॉग्निशन ही होता है कि कैसे हम किसी नॉलेज तक पहुंचते हैं। उस ज्ञान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, हम लोग फर्स्ट पेपर जो पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ये जो जानने की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। मेटाकॉग्निशन की चीज़ है ज्ञान मीमांसा। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। देख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद नेचर ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही आपने बताया। हाउ वी कम टू नो थिंग, हम जो है कैसे किसी चीज़ को जानने के प्रति ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी को हम लोग इपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, सब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च देखा था हम लोगों ने, अप्लाइड रिसर्च देखा था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जितने भी टाइप्स के रिसर्च होते हैं उन सारे टाइप्स को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप्स के जो है रिसर्च होते हैं। कुछ जो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ जो है बहुत शार्ट में पढ़ेंगे, जैसा कि जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्वांटिटिव रिसर्च। तो बता सकता है कि व्हाट इज द क्वांटिटिव रिसर्च। बहुत अच्छा। क्वांटिटिव रिसर्च में बस हमको इतना याद रखना है कि जिस भी रिसर्च में लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि रिलाइज ऑन द क्वांटिफाइएबल डाटा, स्टेटिकल मेथड्स टू एनालिसिस फिनोमिना एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। क्वांटिटिव रिसर्च में बस इतना हम लोगों को याद रखना है कि कोई भी ऐसा रिसर्च हो जिसमें हम लोग एक लार्ज क्वालिटी या लार्ज नंबर ऑफ डाटा को एनालिसिस करते हैं, का स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, क्वांटिफाइएबल डाटा अगर हमारे पास है, उसके थ्रू अगर अपने रिसर्च को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्वांटिटिव रिसर्च बोलते हैं। इसी के अपोजिट एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गुणात्मक अनुसंधान बोलते हैं। वो क्या होता है कि उसमें हम लोग न्यूमेरिकल डाटा के बजाय उसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से देख सकते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल डाटा के बजाय हम लोग इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स। क्वालिटेटिव में हम लोग जो भी रिसर्च हम लोग करेंगे उसमें अपने अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेट करेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारे पास जो है उसका मीनिंग क्या, और अलग अलग पर्सपेक्टिव के ऊपर जो हम लोग बात करेंगे, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। और जब जिस रिसर्च में हम लोग इंक्लूड करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। दोनों क्लियर है सबको। अब इसमें हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्वांटिटिव रिसर्च जो होता है उसमें मैंने बताया कि न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन होगा। सबको मालूम है कि क्वांटिटिव रिसर्च है तो डाटा कलेक्शन जो होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होगा। दूसरा है कि स्टैटिकल एनालिसिस होगा।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का क्या मतलब है कि जब हमारे पास बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा तो उसको एनालिसिस करने के लिए स्टैटिक्स का यूज हम लोग करेंगे, तो वो होता है स्टैटिकल एनालिसिस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड इम्पेरिकल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिविटी, द यूज ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट कंक्लूजन, रिसर्चर एम टू मिनिमाइज बायस एंड सब्जेक्टिव इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा को जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो वहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को करते हैं। इसके बाद इसमें जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है इसको हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन सी हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, उसको हाइपोथेसिस टेस्ट करने का तरीका कितना होता है। लेकिन अभी इतना याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थियरी, ऑब्जर्वेशन आर टेस्टिंग दिस हाइपोथेसिस using statistical methods. Researchers seek to determine whether observed pattern is statistical significant. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है एक प्रकार का, अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें हम लोग पहले से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाते हैं, हमारे पास पहले से कोई थियरी होता है, उस थियरी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग डाटा का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जब हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसी के बिना पे हम लोग अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाई है वो सही है या गलत है। हाइपोथेसिस क्या होता है इसको हम लोग आगे अच्छे से, इसमें क्या होता है कि लार्ज सैंपल ऑफ साइज होता है। जो भी हम लोग सैंपल चूज करेंगे वो बहुत लार्ज होगा, बहुत वास्ट सैंपल ऑफ साइज होगा। इसके बाद इसमें जो है क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चनायर जो होता है वो दो तरीके का होता है। व्हाट इज द क्वेश्चनायर, किसी को पता है? हाँ बताइए। बहुत अच्छा। क्वेश्चनायर बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा पेपर होता है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। जैसे कि जब हम लोग कोई चेकअप वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत सारे कॉलम को फिल करना होता है कि हमने पहले कभी एल्कोहल कंज्यूम किया है, हमारा पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, हमारे पास जो है कोई ऐसा जेनेटिक बीमारी है। तो क्वेश्चनायर क्या होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दिए होते हैं, तो उसी को हम लोग क्वेश्चनायर बोलते हैं। क्वेश्चनायर जो होता है, क्वेश्चन किसी को इंटरव्यू करने का जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके का होता है। एक होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। कोई बता सकता है कि ये दोनों क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें हमारा आंसर जो मिलेगा वो यस या नो टाइप में मिलेगा। उसमें हम फर्दर हमारा जो सैंपल है या जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमसे फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मतलब कि बहुत शार्ट आंसर जो है हमको मिलेगा। एक क्वेश्चन के बाद जो उस क्वेश्चन को हम लोग हटा देंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन हमने किया, उसके बाद उसने कोई लार्ज सा आंसर दिया, उसके बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने कोई फिर उससे क्वेश्चन किया, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि जो क्वांटिटिव रिसर्च होता है उसमें हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ओके। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती है उसके थ्रू हम लोग चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान दें तो बेसिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिसर्च दो तरीके का और होता है। एक इंडक्टिव रिसर्च होता है, एक डिडक्टिव रिसर्च होता है। तो जो क्वांटिटिव रिसर्च होता है वो बेसिकली टाइप होता है डिडक्टिव रिसर्च का। इसमें हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो डिडक्टिव रिसर्च होता है। डिडक्टिव रिसर्च हम लोग अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि एक मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ डिडक्टिव रिसर्च होता क्या है। डिडक्टिव रिसर्च हमारे पास पहले से एक कोई एक, इसको हम लोग हिंदी में निगमनात्मक रिसर्च बोलते हैं। निगमनात्मक रिसर्च क्या होता है
हमारे पास पहले से कोई एक गिवेन थियरी होता है या गिवेन कोई सिद्धांत, मान लिए कि कोई कॉन्सेप्ट है या किसी का कोई स्टेटमेंट है, वो पहले से दे दिया है। अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए या अनप्रूव करने के लिए हम जो रिसर्च करेंगे उस टाइप के रिसर्च में आता है क्वांटिटिव रिसर्च। क्वांटिटिव रिसर्च यहाँ पे इस थियरी को प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि भारत की जितनी भी ट्रेन है, भारत की जितनी भी ट्रेन है वो लेट चलती हैं, ये किसी का एक स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ये सही है या गलत है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्वांटिटिव रिसर्च का अपनाएंगे। हम लोग बहुत सारे ट्रेनों का जो है देखेंगे कि ये ट्रेन का टाइमिंग जो है इस स्टेशन पे पहुंचने के लिए ये है, ये कितने मिनट से लेट से पहुंचती है। तो बहुत सारा डाटा जो है वो अब हम लोग सैंपल जो है कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हमारी डाटा की सैम्पलिंग जब हो जाएगी तो वहाँ से जो हमारी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद हम लोग चीज़ों को जनरलाइज करेंगे। तो नेक्स्ट पर्सन ने जो बात कही थी कि भारत की सारी ट्रेनें जो है वो लेट चलती हैं, ये सही है या गलत है। अगर फाइंडिंग में हमारा आता है कि ट्रेनें जो सही समय पे हैं तो वो बोल देंगे कि अगला आदमी ने झूठ बोला था। या अगर हमें ये पता चलता है कि ट्रेनें जो है सही में लेट चलती हैं तो हम जो है उसके थियरी या जो भी स्टेटमेंट उसने दिया है उसको हम लोग सपोर्ट कर देंगे। इसके बाद इसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है कि जो भी हम लोग क्वेश्चनायर बनाएंगे वो हमारे कंट्रोल में होगा। जितने भी टाइप्स के जितने भी स्टेप्स हम लोग इसमें फॉलो करेंगे सारी चीज़ें जो हमारी हमारे कंट्रोल में होगा। इसके बाद रिप्लिकेशन एंड रिलायबिलिटी। क्वांटिटिव रिसर्च का जो है सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि इसमें रिलायबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि जो डाटा हमें प्राप्त हुआ, नंबर्स तो चेंज होंगे नहीं कभी, नंबर जो है बेसिकली कभी चेंज नहीं होते हैं। जो डाटा यहाँ मिला 5 साल बाद अगर अच्छे से कोई उन्हीं सैंपल्स को कलेक्ट करे तो वहाँ भी वही फाइंडिंग्स होंगी। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि वो थोड़ा सा चेंजेबल होता है। तो इसमें जो है रिप्लिकेशन एंड रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको हम लोग चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो हम लोग विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का। क्वालिटेटिव रिसर्च जैसा कि हमने बताया कि इसमें हम लोग फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग subjective experiences, meaning and perspective. Unlike quantitative research, which emphasizes numerical data, statistical analysis, qualitative research involves gathering rich, detailed data through the methods such interview, observation and factual analysis. अब यहाँ हम लोग अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस, मीनिंग और पर्सपेक्टिव जब खोजेंगे तो वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। इसमें बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है सब्जेक्टिव होता है और कॉन्टेक्चुअल होता है। इस कॉन्सेप्ट में हमको बात करना है, उसी में हम लोग अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। डाटा कलेक्शन मेथड इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरव्यू हो सकता है, रिसर्चर वैरायटी मेथड्स कलेक्ट डाटा इंक्लूडिंग इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस एंड दियर मेथड। ये सब मेथड हमारे होते हैं डाटा कलेक्शन मेथड के। इसके बाद इसमें हमने जैसा कि पीछे हमने बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को हम लोग रेज करते हैं। इसमें हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। इसके बाद इसमें जैसा कि हमने बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिसिस करता है और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इंडक्टिव एनालिसिस करता है। अब इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव रिसर्च जब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इंडक्टिव रिसर्च में बेसिकली हमारे पास पहले से कोई प्री गिवन थियरी या प्री गिवन कॉन्सेप्ट या प्री गिवन स्टेटमेंट नहीं होता है। इसमें हम लोग सारी चीज़ रिसर्च करने के बाद जब हमारे पास जो फाइंडिंग होती है उस फाइंडिंग के आधार पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करते हैं, एक थियरी जो है हम लोग बनाते हैं। तो वो बेसिकली हमारा होता है इंडक्टिव रिसर्च। इसको हिंदी में हम लोग आगमनात्मक रिसर्च बोलते हैं। इसके बाद इसमें क्वालिटेटिव कोडिंग होती है। क्वालिटेटिव रिसर्चर कोडिंग टेक्निक्स टू द ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज डाटा इनटू द थीम्स एंड कॉन्सेप्ट। कोडिंग इन्वॉल्व्स
सिस्टमेटिकली लेबलिंग ऑर्गेनाइजिंग सेगमेंट ऑफ डाटा आइडेंटिफाई रिक्वायरिंग पैटर्न मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। अब जैसे कि इसमें क्या है, क्वालिटेटिव कोडिंग का क्या मतलब है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, 10 लोगों का इंटरव्यू लिया, 10 लोगों से 10 टाइप का जो है क्वेश्चन हमने पूछा, सिमिलर क्वेश्चन पूछा सबसे। अब यहाँ पे उनके द्वारा जो भी आंसर जो है वो दिया जाएगा, तो उसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। अरेंज करने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन जो है सेम था कि आप मान लीजिए कि मैंने किसी से पूछा कि आप गर्मी में कैसा महसूस करते हैं, गर्मी जो है आपको कैसा लगता है, तो ये 10 क्वेश्चन में 10 लोगों से पूछूं तो 10 टाइप का जो है आंसर हमको मिलेगा। तो उसी जो आंसर्स हमको मिलेंगे, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी हमें डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग एक पूरे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं कि बाद में जो है हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद इसमें रिच डिस्क्रिप्टिव फाइंडिंग जो वो होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहला पॉइंट में देखा कि इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं। इसके बाद इसमें जो है सैम्पलिंग छोटी होती है, तो हम तरीके का जो है सैम्पलिंग स्ट्रेटजी जो है अपनाते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कितनी टाइप की जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। बाकी इतना याद रखेंगे कि इसमें सैम्पलिंग स्ट्रेटजी जो है हम लोग अपनाते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑन रिसर्चर सब्जेक्टिविटी, जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो था वो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें रिसर्चर जो है उसका बायसनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। कई बार जो है रिसर्च जो है हमारे जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं उसके पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके अपनी चीज़ों को भी वो रिसर्च में इन्वॉल्व कर लेता है। वही है फ्लेक्सिबिलिटी और रिसर्च सब्जेक्टिविटी, ये जो सब्जेक्टिव होता है। थियोरेटिकल सेंसिटिविटी, ये भी हम लोग देखते हैं कि बाद में हम लोग अगर कोई थियरी डेवलप कर देते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि एकदम ये थियरी बन गई तो वो थियरी एकदम परिपूर्ण है। बाद में उसको और कोई उसी टॉपिक पे रिसर्च करके उस थियरी में कोई फेरबदल भी कर सकता है। ये दोनों क्लियर है क्या, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च आप लोगों को सबको? स्वास्थ्यिका और उमाशंकर, बाकी लोगों को? अब बात करते हैं हम लोग इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडक्टिव रिसर्च जो होता है वो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है। एक तरीके का ये इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ही रिसर्च जो होता है उसको हम लोग इंडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अप्रोच इन विच रिसर्चर स्टार्ट विथ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा देन वर्क टुवर्ड द डेवलपिंग जनरल कंक्लूजन और थियरी। इंडक्टिव रिसर्च में हम लोग बस इतना जानेंगे कि हम लोग इसमें बॉटम टू अप अप्रोच जो है वो रखते हैं। बॉटम टू अप अप्रोच, हमारे पास पहले से कोई प्री गिवन थियरी नहीं होती है, कोई एग्जाम्पशन या कोई कॉन्सेप्ट या कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होता। हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद जो है हम लोग थियरी जो है वो डेवलप करते हैं, और सबसे लास्ट में जो है हमारे पास जो है थियरी आती है। इंडक्टिव रीजनिंग का बेसिक मतलब ये है, थोड़ा सा इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स। इंडक्टिव रिसर्च begins with the observation of specific patterns, phenomena, behavior within the particular context or setting. Researcher collect empirical data through the methods such as observation, interview and case study. अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने अभी दिया कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझा देता हूँ कि इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है।
इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च दोनों को हम लोग कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं कहीं इंडक्टिव रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास एक टॉपिक है, मुझे सर्च करना है भारतीय रेल का ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ। भारतीय रेल लेट है, भारतीय रेल लेट है। तो ये मेरे पास पहले से प्री गिवन थियरी नहीं होगा, किसमें, इंडक्टिव रिसर्च में। मैं जो है क्या करूँगा, 2 4 10 50 20 100 जितनी भी ट्रेन है उनको मैं ऑब्जर्व करूँगा। उसके बाद उसमें से एक पैटर्न खोजूँगा कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो आधे घंटे लेट है, जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो 10 मिनट लेट है, जो शताब्दी है, जो जन शताब्दी वो 5 मिनट लेट है, वंदे भारत जो है 2 3 मिनट लेट चल रही है। तो ये क्या है, एक तरीके का मैं ऑब्जर्व करने के बाद एक पैटर्न खोज रहा हूँ। पैटर्न खोजने के बाद मैं क्या करूँगा, जो भी डाटा हमको मिलेगा उसको एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचूंगा। कंक्लूजन पे पहुँचने के बाद सबसे लास्ट में मैं कोई थियरी जो है वो डेवलप करूँगा। वहीं अगर मैं डिटेक्टिव रीजनिंग कर रहा हूँ, डिटेक्टिव रीजनिंग, तो थियरी हमारे पास पहले से ही है। थियरी हमारे पास क्या है कि भारतीय रेल लेट है। अब इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए या डिपोर्ट करने के लिए, मतलब कि इस थियरी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में मैं अपने रिसर्च को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ भी मैं डाटा को कलेक्ट करूंगा, बहुत सारी ट्रेनों को जो मैं देखूंगा, वहाँ भी पैटर्न में ऑब्जर्व करूंगा, और सबसे लास्ट में जो हमारी फाइंडिंग होंगी उसके आधार पर मैं बोलूँगा कि गिवन थियरी इज ट्रू और गिवन थियरी इज रॉन्ग। तो वही बात जो यहाँ लिखा गया है कि इसमें हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ थीम्स एंड कैटेगरी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो भी डाटा आएगा उसको हम लोग तरह तरीके के कैटेगरी में जो डिवाइड करेंगे। बॉटम टू अप अप्रोच इसमें हम लोग अपनाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, इंडक्टिव रिसर्च में हम लोग क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। थियरी जनरेशन इसमें सबसे लास्ट में होता है। एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड ये होता है, हमारे पास पहले से कोई गिवन थियरी नहीं होती है, तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और तरह नई चीज़ों को जो है डिस्कवर करने के लिए अपना रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद इसमें जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस होता है कि बाद में अगर कोई रिसर्च पे करना चाहे वो उसको कर सकता है। अगर हमारी फाइंडिंग्स में कुछ फेरबदल करना है या और उसको जो है हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं तो वो भी फ्लेक्सिबल होता है। इटरेटिव प्रोसेस, इंडक्टिव रिसर्च इन्वॉल्व्स इटरेटिव प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। रिसर्चर कंटिन्यूसली refine their understanding of phenomena under the study based on the ongoing reflection and insight gain of the data। ये जो है एक प्रकार का सतत प्रोसेस इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमेशा जो है चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है। रिच एंड डिटेल्ड फाइंडिंग जो है इसमें हमारी देखने को मिलती हैं। इसमें सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है क्या इंडक्टिव रिसर्च में? अब बात करते हैं डिटेक्टिव रिसर्च क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये जस्ट इंडक्टिव रिसर्च के अपोजिट होती है। इसमें हम लोग अप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं। हमारे पास पहले से सारी चीज़ें जो है गिवन थियरी वगैरह जो है दी हुई होती है, उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए या उसके अगेंस्ट में अपना रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं कि आल्सो नोन एज द डिटेक्टिव रीजनिंग इन द मैथोलॉजिकल अप्रोच विच रिसर्चर स्टार्ट विद द जनरल थियरी हाइपोथेसिस premise then test specific prediction hypothesis derived from the that theory. This type of reasoning involves moving the from general to specific using logical principles make to prediction about observable phenomena. Detective research is commonly associated with quantitative methods. It is used to confirm refute existing theory and hypothesis। जैसा कि मैंने बताया कि ये बस कंफर्म करने के लिए होता है कि जो थियरी हमारे पास है वो सही है या गलत है। इसके बाद इसमें क्या होता है, थियरी ड्रिवेन अप्रोच होता है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। ये हम लोग याद रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से रिसर्च में हाइपोथेसिस फार्मूलेट किया जाता है, तो याद रखेंगे कि हम लोग जो हमारा डिटेक्टिव रिसर्च होगा उसमें हम लोग अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं।
इंडक्टिव रिसर्च में जो है फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एम्पिरिकली। जब हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग लास्ट में जो है टेस्ट भी करेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस करेंगे, कन्फर्मेशन एंड रिफ्यूटेशन ऑफ थियरी। अगर फाइंडिंग के बाद जो है हमारी पता चलता है कि थियरी जो सही है तो उसको कंफर्म करेंगे, अगर पता चलता है कि गलत है तो उसको रिफ्यूज करेंगे। टॉप टू डाउन अप्रोच होती है इसमें, होता है इसमें हम लोग जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, टॉप टू डाउन जाते हैं, अप टू बॉटम जो है हम लोग अप्रोच को फॉलो करते हैं। उसके बाद इसमें सारे एक्सपेरिमेंट जो होता है वो हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, वो ओपननेस नहीं होती है, फ्लेक्सिबल जो है ये नहीं होती। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हम लोगों को इसमें देखने को मिलती है। तो ये रहा हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च। सारे लोगों को क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो बताइए किस में दिक्कत है, फिर से हम लोग बात करते हैं। क्लियर है सृष्टि आपको? बहुत अच्छा। इसके बाद इसमें दो पॉइंट और था कि कन्फर्मेशन बायस मिटिगेशन। किसी को पता है कि व्हाट इज द कन्फर्मेशन बायस? हाइपोथेसिस जो है डिटेक्टिव रिसर्च का जो है पार्ट होता है। किस शशांक? हाइपोथेसिस आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। जैसे कि कोई भी रिसर्च हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। बस इतना मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मेरा रिसर्च का जो है टॉपिक अगर मैं चूज करता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म ऑन गैस्ट्रोनॉमी, हिंदी में है कि उपनिवेशवाद का जो है खान पान पे प्रभाव। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स की बात किया जाए तो वेरिएबल हमारे दो हैं। एक वेरिएबल है उपनिवेशवाद और दूसरा वेरिएबल है इसमें गैस्ट्रोनॉमी। अब इससे रिलेटेड जो है हमको हाइपोथेसिस जब फाइंडिंग करनी होगी तो दो तरीके की हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और एक और कोई हाइपोथेसिस होता है। तो जैसे कि हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम लोग प्री एजम्पशन करते हैं कि रिसर्च हमारा बाद में आएगा। वाइट रिसर्च जो है हमारी फाइंडिंग क्या होने वाली है उसका हम लोग प्री एजम्पशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं कि कोलोनिज्म और गैस्ट्रोनॉमी का अगर हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे तो पहला हाइपोथेसिस हमारा ये होगा कि वास्तव में जो है उपनिवेशवाद हमारे खान पान को प्रभावित किया था, यानी कि उपनिवेशवाद और खान पान में जो है हमारा गहरा संबंध देखने को मिल सकता है। ये हमारा एक हाइपोथेसिस है। इसी के विपरीत हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उपनिवेशवाद और गैस्ट्रोनॉमी, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है तो ये एक दूसरे को जो है प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई रिसर्च कर रहा है कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एजुकेशन इन मॉडर्न मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे दो हाइपोथेसिस, दो वेरिएबल्स क्या क्या हो गए, एक मॉडर्न इंडिया हो गया, एक वुमेन हो गई, वुमेन एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया का जनरल मतलब क्या है कि हम लोग हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल इंडिया, एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पे जब हम लोग हाइपोथेसिस प्री एजम्पशन करेंगे तो ये बोल देंगे कि मॉडर्न इंडिया में जो है वुमेन एजुकेशन बढ़ा था, या इन दोनों के बीच में लोग को रिलेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा नल हाइपोथेसिस जब हम लोग बनाएंगे, प्री एजम्पशन जब करेंगे कि हमारे रिसर्च में हो सकता है कि लास्ट में ये पता चले कि वुमेन एजुकेशन और मॉडर्न इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि समय और
वुमेन एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इतना हम लोग याद रखेंगे कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन। रिसर्च का कंक्लूजन जो हमको पता चलेगा, इससे पहले हम लोग एक एजम्पशन बनाते हैं कि हो सकता है कि हमारे रिसर्च का लास्ट में कंक्लूजन हमको ये पता चले। क्लियर है उमा शंकर? इसके बाद जो रिसर्च हम लोग पढ़ना है, छोटा छोटा ही रिसर्च है लेकिन बहुत सारा रिसर्च हम लोग को पढ़ना होगा टाइप ऑफ रिसर्च में। ये है मिक्स मेथड रिसर्च। में एक या एक से अधिक मेथड्स को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, वो मिक्स मेथड रिसर्च हो जाता है। जैसे कि मिक्स मेथड रिसर्च कंबाइंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच विद इन ए सिंगल स्टडी। मान लीजिए कि कोई ऐसा हम लोग रिसर्च करें जिसमें दोनों की आवश्यकता है, क्वांटिटिव भी डाटा चाहिए हमको, क्वालिटेटिव भी डाटा चाहिए, वो मिक्स मेथड रिसर्च हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि ए स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बाय कंबाइनिंग सर्वे टू मेजर पार्टिसिपेंट्स नॉलेज गेन, क्वांटिटी हो गया है। विथ इन डेप्थ इंटरव्यू टू एक्सप्लोर देयर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, ये क्वालिटेटिव हो गया। तो इसी तरीके से जहाँ पे एक या एक से अधिक मेथड्स को हम लोग मिक्सअप कर देते हैं तो वो मिक्स मेथड रिसर्च हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर आर फिनोमिना विदाउट सीकिंग द स्टेबलाइज कैजुअल रिलेशनशिप। जैसे कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स हम लोग आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखेंगे वेरिएबल्स में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शब्द नहीं बोल रहा हूँ। वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि हमारे रिसर्च में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे रिसर्च को जो है पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने वेरिएबल बताया कि क्या क्या जो है वेरिएबल हो सकता है। तो उनके बीच में जो है हम कैजुअल रिलेशनशिप न स्टेबलाइज करते उस समय वेरिएबल्स के बीच में हम ना देखें कि वुमेन एजुकेशन और मॉडर्न इंडिया जो है कभी एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। बस हम लोग उसको डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज द वुमेन एजुकेशन एंड व्हाट इज द मॉडर्न इंडिया। वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। जब बस हम चीज़ों को, हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बिहेवियर्स हैं, जो भी फिनोमिना है उसको हम लोग डिस्क्राइब करें, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे कि एग्जांपल में ए मार्केट रिसर्च रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर इन स्मार्टफोन मार्केट बेस्ड ऑन द सर्वे 1000 पार्टिसिपेंट्स। वो क्या कर रहा है? उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है कि 1000 जो हमारे कंज्यूमर है वो कौन कौन से फ़ोन को लेना पसंद कर रहा है। अब वहाँ हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये इस पर्टिकुलर फ़ोन को क्यों लेना पसंद कर रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब नहीं देखेंगे। बस उनके बिहेवियर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, खोजपूर्ण समाधान। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत जो फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सिक्स टू एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स, जनरेट आइडियाज, गेन इनिशियल साइट इनटू ए रिसर्च प्रॉब्लम। Typically conduct when the little known about the subject and aim to identify key variables, concept or research question to further studies। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ए साइकोलॉजिस्ट कंडक्टिंग फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उसका कोई मतलब बता सकता है कि व्हाट इज द फोकस ग्रुप डिस्कशन? व्हाट इज द फोकस ग्रुप? बहुत अच्छा। फोकस ग्रुप का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन में, पूरा पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, जहाँ से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम लोग पूरा होल पॉपुलेशन बोलते हैं। उसमें से फोकस ग्रुप क्या है? जैसे कि हमारे पास एक 10,000 लोगों का पॉपुलेशन है, सैंपल जो कलेक्ट करना है वो हमको 10,000 लोगों में से करना है। अब इसमें से हम अगर फोकस ग्रुप को सर्च करेंगे तो जैसे मान लिया कि हमारे पास पहले से प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया कोई है कि हम केवल 18 साल के लोगों को ही अपने सैंपल में कलेक्ट करेंगे।
तो इस पॉपुलेशन से जितने भी 18 साल के लोग निकलेंगे वो हमारा एक तरीके का फोकस ग्रुप हो गए। मतलब कि इसके ऊपर पूरा रिसर्च जो है अपना फोकस किया हुआ है कि पूरा रिसर्च जो है हमारा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो उसी को हम लोग फोकस ग्रुप बोलते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो है कुछ लोगों को एक साथ मिला के जो हम लोग अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, तो वो फोकस ग्रुप डिस्कशन हमको बोलते हैं। विथ एडोलेसेंस टू एक्सप्लोर देयर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड द मेंटल हेल्थ इशू। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं, एडोलेसेंस एक है और दूसरा है कि मेंटल हेल्थ। ये दो वेरिएबल्स हमको इसमें दिख रहे हैं कि एडोलेसेंस का जो है एटीट्यूड क्या है उनके मेंटल हेल्थ के प्रति। इस चीज़ को जब एक्सप्लोर करने के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट कोई एक फोकस ग्रुप डिस्कशन करता है, तो वो एक प्रकार का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, मतलब कि वो जिज्ञासावश अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च कर रहा है। ओके, क्लियर है? अब लोग देखेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, व्याख्यात्मक रिसर्च। ये क्या होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम लोग रिसर्च करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एम टू एक्सप्लेन द अंडरलाइन रीजन्स एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द ऑब्जर्व फेनोमेना। जैसे कि कल ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जितनी बार काले बादल होते हैं बारिश होने की संभावना होती है, यानी जितनी बार काले बादल होते हैं उतनी बार जो है बारिश होती है। ये क्या है, एक प्रकार का हमारे पास एक काले बादल हो गए एक वेरिएबल, और एक हो गया बारिश दूसरा वेरिएबल। अब इनके बीच में जो पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है कि आखिर में बादल जो है क्यों काले होते हैं, बारिश जो क्यों होती है, काले बादल से ही क्यों बारिश होती है, तो किसी भी ऑब्जर्व फेनोमेना के पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, उस चीज़ को जब हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। जैसे कि एग्जांपल में ए रिसर्चर कंडक्टिंग ए कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन रिड्यूसिंग सिम्टम्स आर स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन while controlling for other variables that may influence the outcomes। जैसे कि कहा है कि इसमें एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे रिसर्चर जो है सारे एलिमेंट को जो है कंट्रोल कर रहा है, और वहाँ वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो नया ड्रग बनाया गया है उसका मेडिकल कंडीशन के ऊपर क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है वो देख मिलता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च होगा उसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च को हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको वन टाइम रिसर्च भी वन टाइम रिसर्च भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कलेक्टेड डाटा फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट द टाइम टू एग्जामिन रिलेशनशिप आर डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स एट स्पेसिफिक मोमेंट। जैसे कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की मैं बात करूं तो दो वेरिएबल्स या जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए जब हम किसी एक गिवन टाइम पे एक सिंगल टाइम पे जो है जब डाटा कलेक्ट करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने की बात करते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि वुमेन एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, वुमेन एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। अब इसको मैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कैसे बना सकता हूँ, जैसे कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने मान लिया कि 1965 के आसपास की डेट पे मैंने कुछ सैंपल कलेक्ट किया। मैंने 10,000 या 10,000 से ऊपर महिलाओं से सैंपल कलेक्ट किया, उनका जो एजुकेशन कैसा है। इसके बाद केवल एक सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम लोग वुमेन एजुकेशन और टाइम के बीच में जब रिलेशनशिप स्टेलाइज करने की बात करते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोलते हैं। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई सारा ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स हमारे पास सेम होते हैं लेकिन
जो डाटा कलेक्शन होता है वो हमारा अ, समय के साथ साथ जो है वो चेंज होते जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च सबको समझ में आया? बताइए। ओके, एक मिनट और अच्छे से ना बताइए, वेरिएबल सबको समझ में आया कि वेरिएबल रिसर्च में क्या होता है? एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ए स्टडी कंपेयरिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन level of employees across different departments within a company by administrating a survey to all employee at a single point time। अब जैसे कि हमारे पास कोई कंपनी है, इसमें बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट में मान लेता हूँ, तीनों डिपार्टमेंट में जो है 100 लेबर जो है वो वर्क करते हैं, 100 हंड्रेड हंड्रेड जो है वर्क करते हैं। अब हमें जो है ये पता करना है कि ये अपने जॉब से जो है खुश हैं या नहीं हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन इनके अंदर है या नहीं है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, एक किसी गिवन टाइम में हम सारे एम्प्लॉय से जो है बात करेंगे, सारे एम्प्लॉय से जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनायर भेज सकते कितना सेटिस्फाई जो है या नहीं हो। उसके बाद इस एक सैंपल कलेक्शन से जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा एक टाइम पे, उसके बाद हम ये पता करेंगे कि जो डिपार्टमेंट हैं, जो तीन डिपार्टमेंट हैं, इसमें कौन से डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा खुश हैं, कौन से डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय कम खुश हैं, कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में जो है एम्प्लॉय को कम वर्क करना पड़ रहा है। तो क्लास सेक्शनल रिसर्च, मैंने बोला कि इसको वन टाइम रिसर्च भी बोलते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा रिसर्च हो जिसमें हम लोग डाटा कलेक्शन जो है केवल एक सिंगल टाइम पे करते हैं, सिंगल पॉइंट पे करते हैं, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल रिसर्च बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में हम लोग क्रॉस कनेक्शन चेक करते हैं कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, लेकिन केवल एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या कुछ? बाकी लोग, क्या लक्ष्मी और स्वास्तिका? आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब देखिए, ये है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जस्ट अपोजिट क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें क्या होता है, longitudinal research follow the same individual groups over an extended period to study changes, development, trend over the time। अब जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि वुमेन एजुकेशन और टाइम, समय, तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, अब इनको क्या करेंगे कि समय समय पे जो है हम डाटा जो है कलेक्ट करेंगे। एक बार हमने डाटा कलेक्ट कर लिया 1950 में, एक बार 1955 में, एक बार 1960 में, एक बार जो 1965 में। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे पास वेरिएबल जो है या जो हमारा फोकस ग्रुप है वो एक ही रहेगा, लेकिन उसी ग्रुप का हम लोग जब एनालिसिस एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जब करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। जैसे कि एक कोहॉर्ट स्टडी ट्रैकिंग द फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड, एग्जामिनिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल आउटकम। अब यहाँ क्या बात बोली जा रही है? कोहॉर्ट स्टडी ट्रैकिंग द फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड। अब एक बच्चा जो है बचपन से जो है पैदा होता है और एडल्टहुड तक जो है वो जाता है। अब इसको जो है समय समय पे हम इसको डाटा जो है कलेक्ट करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे जो है वो हमारे चले गए अर्बन अर्बन सोसाइटी में, कुछ बच्चे हैं जो रूरल सोसाइटी में।
दोनों सोसाइटी में दो बच्चे जो है पैदा होते हैं। अब इन दोनों बच्चों के ऊपर हम लोग फोकस अपना जब रिसर्च करेंगे टाइम पीरियड के साथ साथ, लगभग 0 से लेकर 25 साल के इस तक, कि इन दोनों के एकेडमिक अचीवमेंट में जो है क्या डिफरेंस जो है वो दिखता है, जबकि दोनों बच्चे जो है एक ही समय पैदा हुए हैं और मान लिया कि एक ही कास्ट के हैं, बस उनका जो है रीजनल रहने का स्थान जो है वो अलग अलग है। तो उनका रहने का स्थान जो है उनके एकेडमिक अचीवमेंट को कैसे जो है वो चेंज कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। इस चीज़ का मतलब हम लोग जब स्टडी करने लगेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होगा। एक ही हमारे पास वेरिएबल्स है, एक ही इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, समय समय पर जब एक ही ग्रुप को हम लोग लंबे समय तक चेंजेस डेवलपमेंट और ट्रेंड ओवर द टाइम जब चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड। ये क्लियर है सबको? अब बताइए क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में क्या अंतर होता है? हम्म। बहुत अच्छा। क्लियर है सबको ना? आगे हम लोग बढ़ेंगे वन टाइम रिसर्च, जैसा कि हमने बताया कि जस्ट लाइक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वन टाइम रिसर्च इसको बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा कई बार जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हमसे पूछा जाएगा, कई बार वन टाइम रिसर्च पूछा जाएगा। वन टाइम रिसर्च का क्या मतलब है कि जो डाटा कलेक्ट करने का जो हमारा समय होगा वो केवल एक बार होगा। एक बार डाटा कलेक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग रिसर्च करने, वन टाइम। दिस टाइप इन्वॉल्व कलेक्टिंग डाटा एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, पॉइंट पर हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रोवाइड ए स्नैपशॉट जस्ट लाइक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब बताइए एरिया सेटिंग रिसर्च, एरिया सेटिंग रिसर्च। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एरिया वाइज रिसर्च जब करने लगते हैं, दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकसेस अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एरिया सेटिंग रिसर्च क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर जब हम लोग रिसर्च करने लगेंगे तो वो एरिया सेटिंग रिसर्च। मैं ये बोल दूं कि वुमेन एजुकेशन ऑफ पंजाब ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ पे पंजाब जो मैंने इंक्लूड किया है, तो पंजाब एक प्रकार का एरिया सेटिंग रिसर्च हमारा हो जाएगा। मतलब कि जिस भी रिसर्च में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एरिया, जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर फोकस करने लगे, वो एरिया सेटिंग रिसर्च। क्लियर है सबको? लेबोरेटरी रिसर्च खास करके साइंस के फील्ड में ये ज़्यादा यूज होता है। एक पूरी तरीके से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो रिसर्च होता है तो हम लोग लेबोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। लेबोरेटरी रिसर्च कंडक्टेड इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। लैब में क्या है, जैसे कि लैब मैनुअल आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो वहाँ लिखा होता है कि 22 डिग्री टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतना ज़्यादा हीट अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को करते हैं वो जो है इस तरीके का रिएक्शन जो है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट हमारा है वो सारा कंट्रोल्ड है। सच एज लेबोरेटरीज where researcher can manipulate variables and control conditions. If often used to natural and physical science, study phenomena under the controlled condition. सिमुलेशन रिसर्च, सिमुलेशन हम लोगों ने पढ़ा है टीचिंग में। तो सिमुलेशन रिसर्च क्या होता है? सिमुलेशन रिसर्च इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ सिमुलेशन mimic real world phenomena or process, allow researcher to study complex system scenario that may be difficult and practical to study directly.
अब सिमुलेशन रिसर्च को समझने के लिए जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए कि हम लोग गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे हम लोगों ने देखा वो ग्रेट बाथ। अब हम लोगों ने बुक में पढ़ा हुआ है कि ग्रेट बाथ पे जो है इधर से पानी एंट्री करता है, वाटर जो इधर से एंट्री करता है, ऐसे लोग इसमें बात करते थे, यहाँ से जो है चढ़ के ऊपर नीचे होते थे। तो सिमुलेशन क्या है कि अब हम लोग वहाँ तो रियली में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब थी तब तो जा नहीं सकते हैं, तो सिमुलेशन क्या हुआ, हम लोग कंडक्ट कर लिए, एक वहाँ पे हम लोगों ने प्ले कर लिया। मान लो कि इधर से पानी आ रहा है, मैं इधर से एंट्री किया, मैंने ये बात किया, बात करके मैं इधर से सीढ़ी से चढ़ के वापस आ गया। तो ये एक प्रकार का, जब हम लोग रियल वर्ल्ड फेनोमिना करते हैं, रिक्रिएट करते हैं चीज़ों को, तो एक प्रकार का सिमुलेशन रिसर्च होता है। एक क्लियर है क्या? जैसे कि मान लीजिए कि एक और मैंने एग्जांपल दे देता हूँ कि हमको जाना है मंगल ग्रह पे, वहाँ हमको रिसर्च करना है कि वहाँ पे हमको कुछ ज़मीन खोदना है या ज़मीन एक्सकवेट करना है। तो डायरेक्ट तो हम मंगल ग्रह पे ये कर नहीं सकते हैं, इसका रिसर्च हम लोग एक पूरा सिमुलेशन क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक मंगल ग्रह, वहाँ पे अपने काम को जो है परफॉर्म करेंगे, तो वो भी एक प्रकार का रिसर्च हो गया। ठीक है, तो ये है सिमुलेशन रिसर्च। क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च, जो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर, दिस टाइप ऑफ रिसर्च फोकस स्टडिंग डिजीज, ट्रीटमेंट्स, मेडिकल इंटरवेंशन एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। जब हम किसी ट्रीटमेंट डिजीज और मेडिकल इंटरवेंशन पर जब वर्क करते हैं, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो जितने भी पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं बढ़िया बढ़िया, ये सारे पेशेंट का जो उनके पास हिस्ट्री, वो उसी को वो लोग रिसर्च बोलते हैं। खास करके जब भी कोई नए डॉक्टर के पास कोई जाता है, बोलता है कि लाओ अपना पुराने डॉक्टर का जो है था, तो वहाँ पे उसका पूरा हिस्ट्री लिखा होता है कि इसको कब कौन सी बीमारी हुई थी, कब कौन सी जो है दवा चली है, किस तरीके का ट्रीटमेंट कब तक दिया गया है। तो उस प्रकार का क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक होता है। उसके बाद केस स्टडी मेथड, केस स्टडी जो है जस्ट लाइक, केस स्टडी में हम लोग फॉलो करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च को भी। जैसे कि इसमें क्या होता है, केस स्टडी रिसर्च इन्वॉल्व्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ए स्पेसिफिक केस, ग्रुप आर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप, इंडिविजुअल या स्पेसिफिक केस का लंबे समय तक जब स्टडी करते हैं, तो हम लोग केस स्टडी बोलते हैं, और मेथड को केस स्टडी मेथड बोला जाता है। उसके बाद दो तीन रिसर्च जो है बचा हुआ है, इसको हम लोग कल देख लेंगे। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम फिलोसफी ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, सेगमेंटिंग, ये सब जो पढ़ेंगे कल। तो आज की एक क्लास के लिए बस इतना ही, बात कर लेते हैं थोड़ा सा।